अखिल भारतीय बहुजन विकास मंच की ओर से प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की गई। मंच के मुख्य समन्वयक केसी घुमरिया ने कहा कि मंच का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करना है। घुमरिया ने कहा कि देश खतरे की स्थिति में फिलहाल है। सभी सरकारी उपक्रमों के निजीकरण में उन्हें शामिल किया जा रहा है। जहां पर निजीकरण में ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों की नौकरी पर खतरा मंडरा गया है। इसीलिए सरकार से मांग की गई है कि या तो निजीकरण को बंद किया जाए या फिर निजीकरण में संवैधानिक आरक्षण की पालना के विधेयक पास हो। इस दौरान राजाराम मील, गोपाल केसावत इत्यादि उनके साथ उपस्थित रहे। आज हमारे साथ में अखिल भारतीय बहुजन विकास मंच के मुख्य समन्वयक केसी घुमरिया साहब हैं। सर, आपने जो ये गठन किया है, जो संगठन बनाया है, इसका क्या उद्देश्य है? हमारे अखिल भारतीय बहुजन समाज मंच का उद्देश्य है इन वर्गों में आपस में सामंजस्य और भाईचारा स्थापित करना, इनमें जो है इनके अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागृति पैदा करना और एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी, महिलाएं और समाज के गरीब तबकों के लोगों की संवैधानिक हितों की रक्षा करना और उनको जागृत करना। सर, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, तो सर किस तरीके से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहेंगे? देखिए, हमने जो है एक ऐसी व्यवस्था अपनाई स्वतंत्रता के बाद में कि जो गरीबी और अमीरी का जो भेद है उसको मिटाया जाए और उसके लिए गरीब तबकों को आगे लाया जाए और उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया जिससे कि उनको रोज़गार मिले, वो शिक्षित बने और रोज़गार के सहारे वो परिवार बढ़ के आगे आए और जो गरीबी अमीर का भेद है वो काटा जाए। तो उसका फ़ायदा भी बहुत हुआ। मैं सरकार को धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि काफ़ी संख्या में ये लोग आगे आए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अभी इन वर्गों में एसटी, एससी, ओबीसी में बहुत लोग पिछड़े हुए हैं, अभी भी गाँव में हालत ख़राब है। तो जो उद्देश्य रखा गया था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये सही दिशा में हम चल रहे हैं, लेकिन यदि जो सरकारी उपक्रम और सरकारी विभाग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां देते हैं, जैसे रेलवे है, कोल इंडिया है, बीएसएनएल, एमटीएनएल है, भारत पेट्रोलियम है या दूसरे जो भी विभाग हैं, यदि वो निजी हाथों में जाते हैं तो निजी हाथों में जाने के बाद निजी व्यक्ति अपने हिसाब से लोगों को नौकरी देगा। वो एसटी, एससी, ओबीसी की कोई परवाह नहीं करेगा। और मैं तो कहता हूँ इससे सामान्य वर्ग के भी जो गरीब लोग हैं उनको भी नुकसान होगा, क्योंकि न तो काम के आवर्स निश्चित होंगे, वो सैलरी भी अपने हिसाब से देंगे, वो पीएफ वगैरह की व्यवस्था नहीं होगी, इंश्योरेंस का भी कुछ नहीं होगा, रहने की जो व्यवस्था मिलती है सरकारी विभागों में वो नहीं होगी, और जो है नौकरी की जो एक स्थायित्व होता है वो भी हमेशा खतरे में रहेगा। तो इनको सामाजिक और आर्थिक न्याय जो व्यवस्था हमने अपना रखी है, जो चली आ रही है, उसी को कंटिन्यू रख के ही दिया जा सकता है, न कि ज़्यादा से ज़्यादा निजीकरण करके। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग सरकार का काम है और सरकार माई बाप है। जहाँ बहुत ही अपरिहार्य, बहुत ज़रूरी है वहाँ निजीकरण किया जाए, लेकिन जहाँ निजीकरण कर रहे हो तो वहाँ इन लोगों का संविधान के हिसाब से एसटी, एससी, ओबीसी का आरक्षण किया जाए। सर, आप भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर रहे हैं, तो सरकार द्वारा लगातार जिस तरीके से निजीकरण किया जा रहा है डिपार्टमेंट्स का, तो क्या वजह है? कोई प्रॉफिट है या लॉस है? तो क्या मानते हैं आप इसकी वजह? देखिए, ये जो है निजीकरण जो किया जा रहा है, अब इसका तो एक तो बजट में जो घाटा है, 30-32 लाख करोड़ का बजट बनाया गया है, तो उसमें जो है लगभग 12 लाख करोड़ इनकम टैक्स से आता है, 12 लाख करोड़ एक्साइज कस्टम से आता है। बाकी जो बचा वो 6 लाख करोड़ वो डिसइन्वेस्टमेंट, निजीकरण और दूसरी जो प्राप्तियों से होता है। तो उसके ज़रिए इसके अंतर्गत जो है निजीकरण करके या सरकारी हिस्से को बेच करके पैसा उगाया जाता है। उस बजट के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार करती है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है कि पहले इतना निजीकरण नहीं हुआ था जो इस समय हो रहा है।
पहले भी हुआ, कांग्रेस के टाइम में 2-3 विवाहों का हुआ है, वाजपेयी जी के टाइम भी कुछ हुआ था, लेकिन वो नाम मात्र का था। अभी बहुत थोक के भाव से हो रहा, जो चिंता का विषय बन गया है, और इससे कोई समाधान भी निकलता मुझे मेरी राय में नहीं दिखाई देता। क्योंकि मान लीजिए कि जनता की और सरकार की संपत्ति है, प्रॉपर्टी, इनको बेच देंगे, बाद में क्या करेंगे? तो निजीकरण इज नॉट ए सॉल्यूशन। जो भी विभाग लॉस में है उनमें एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, उसको ठीक किया जाना चाहिए, मेरी ये राय है। सर, आपने कहा कि निजीकरण अगर सरकार करती भी है तो उसमें आरक्षण का जो संवैधानिक जो है मसला वो रखना जाना चाहिए, तो किस आधार पर जो उसके अंदर ये पालना की जाएगी ये भी बताइए। नहीं, वो जो ऑलरेडी संविधान के हिसाब से जो परसेंटेज आरक्षण है सरकारी उपक्रमों में है, वही परसेंटेज वहाँ भी लागू किया जाए। ये मसला पहले भी उठा था, 10 साल पहले काफ़ी मामले उठे थे इस बारे में। इवन नीतीश कुमार ने बिहार में, मैंने पढ़ा है, उन्होंने बड़ी हिमायत की थी कि प्राइवेट में भी आरक्षण होना चाहिए। तो वही जो परसेंटेज, जो प्रतिशत, जो हिस्सेदारी अभी संविधान के हिसाब से ST SC OBC को दी गई है, वही परसेंटेज प्राइवेट में भी निश्चित कर दिया जाए, तो किसको क्या ऑब्जेक्शन होगा। 14 सितंबर से सर सत्र शुरू होने जा रहा है। आपकी तरफ से मांग की गई है कि जो विधेयक इसको लेकर, संवैधानिक जो आरक्षण को पालना को लेकर इसमें विधेयक पास किया जाना चाहिए, तो इसके लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति और सारे MP, सभी पार्टियों के, कोई पार्टी विशेष से हमारा लगाव नहीं है, हम सामाजिक संस्था हैं, तो हमने सभी मेंबर्स पार्लियामेंट को चिट्ठियां लिख के निवेदन किया है कि आमजन की समस्या, गरीब लोगों की समस्या, ST SC OBC की है, मैं तो कहता हूँ सामान्य वर्ग के भी गरीब लोग हैं, उनकी भी समस्या है, क्योंकि उनको भी रोज़गार में आगे प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो इस पे गहनता से विचार किया जाए और इसका जो है इसको ठीक से जो है गहन विचार करके हैंडल किया जाए, ऐसा मेरा निवेदन है। सर, आगामी राष्ट्रीय जनगणना जो 2021 में होने जा रही है, तो उसके अंदर आपकी तरफ से ये मांग की गई है कि जो OBC की जो जातिवार जनगणना होनी चाहिए, इसको सदन पे लाना चाहिए क्लियर तरीके से। OBC के अंदर कितने क्या जो जाति का जनगणना है, इसके आधार पर आपने मांग की है ना। मांग इसलिए किया है कि OBC की पॉपुलेशन ज़्यादा है और उनको रिजर्वेशन 27% मिला हुआ है। ST SC की पॉपुलेशन भी 7.5 और 12% जो उससे बढ़ गई है, और संविधान में ये प्रोविज़न है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़े तो इनको रिजर्वेशन बढ़ाया जाए और घटे तो घटाया जाए, उसको लागू नहीं किया गया है। तो जो एक्चुअल परसेंटेज है उस हिसाब से ये आरक्षण दिया जाए। दूसरी बात ये है कि इनको आरक्षण वो सुनिश्चित किया जाए कि OBC का 27% होते हुए भी उनको पूरा नहीं मिल रहा है, तो वो दुखी हैं इस बात से, तो पॉपुलेशन करके उसको किया जाए। दूसरा जो है हायर पदों पे ST SC OBC, खास करके ST SC के लोगों को पहुंचने में बड़ी दिक्कत आ रही है। हार्डली कोई आदमी हायर पदों पे पहुंच पा रहा है, और योग्य, ईमानदार, सब तरह से फिट होते हुए भी ST SC के ऑफिसर्स को हायर पदों पे पॉलिसी मेकिंग जहाँ होती है वहाँ पर नहीं पहुँचने दिया जा रहा है, जो बड़ा दुख का विषय है और बड़ा ही डिस्क्रिमिनेशन है, मैं कहूँगा। तो इसको रोका जाना चाहिए। ऐसे जजेज में आप देखेंगे, जजेज में इन वर्गों के लोग बहुत कम, हार्डली कोई मिलेंगे। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर कॉलेजियम प्रणाली के ऊपर सवाल उठाए हैं कि कॉलेजियम प्रणाली से जिस तरीके से जस्टिस की नियुक्ति होती है ये नहीं होनी चाहिए, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने कहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के हिसाब से वो नियुक्तियां जजों की होनी चाहिए, जिससे कि, और जो नेशनल जुडिशियल सर्विस होनी चाहिए, तो सब कंपटीशन में भाग लें और उसमें ST SC OBC और महिलाओं का भी रिजर्वेशन हो, और सब कंपटीशन देकर आएँ। उसमें जो सेलेक्ट होगा IAS की तरह वो अपने आप सेलेक्ट हो जाएंगे और सब लोगों का प्रतिनिधित्व भी हो जाएगा। अभी जो है लोगों के बार बार मीडिया में भी आता है, सब लोग जानते हैं कि कुछ एक फैमिलीज़ के लोगों का वर्चस्व इन जुडिशियल सर्विसेज में है, तो वो भ्रम भी टूट जाएगा और सबको मौका भी मिल जाएगा। सर, आपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को पत्र लिखकर मांग की है CAA और NRC रद्द करने की मांग की है, तो आखिर ऐसा क्यों कि इस तरीके से CAA को लेकर बताया कि मुसलमानों में डर है और NRC को रद्द किया जाना चाहिए? जी, वो तो सारे देश ने देखा। अभी कोरोना से पहले जो माहौल था वो पूरा देश देख रहा था कि लोग कितने डरे हुए, सहमे हुए थे, जगह जगह आंदोलन हो रहे थे। अब वो कोरोना के कारण वो अपना आप डिसकंटिन्यू हो गया, और उसमें कोई पार्टी या कोई नेता नहीं था, जनता
उसमें आगे आई थी। तो जब और जो इससे सिर्फ मुसलमानों को डर नहीं है, इससे ट्राइबल्स जो जंगलों में रहते हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, ओबीसी के हों या और दूसरे समाज के हों या घुमंतू लोग हैं, उनके पास भी कागज़ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? वो भी दुखी हैं, वो भी डरे हुए हैं। तो सरकार कोई ऐसी व्यवस्था निकाले जिससे सब आराम से रहें, हमारी हारमोनी भी बनी रहे, देश भी उन्नति करे, सब मिलके भी रहें और किसी को टेंशन भी नहीं हो। तो सरकार जो है वो माँ बाप होता है, वो टेंशन देने के लिए थोड़ा होता है, वो तो सबकी निगरानी करने के लिए होता है। तो ऐसा हमने ये निवेदन किया कि इस पर विचार करके कोई रास्ता ऐसा निकाला जाए कि किसी को तकलीफ नहीं हो। तो ये थे केसी घुमरिया साहब, राष्ट्रीय बहुजन विकास मंच के संगठन के मुख्य समन्वयक। इन्होंने तमाम जिस तरीके से सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में हर वर्ग की जो भूमिका होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए, हर तमाम पहलुओं पर इन्होंने प्रकाश डाला। कैमरामैन नेमीचंद के साथ में मनीष चतुर्वेदी, A1 TV जयपुर।